सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में बनेगा ही बनेगा। तो प्रश्न क्या है वैसे कि पद्म विभूषण 2023 से किसे सम्मानित नहीं किया गया है। प्रश्न में पूछ रहे हैं नहीं किया गया है और ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका उत्तर होगा सुधा मूर्ति को। तो अभी केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। वैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान आपका भारत रत्न होता है, जो इस बार नहीं दिया गया है। तो पद्म पुरस्कारों में बात करेंगे तो पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ये तीसरा है पद्म भूषण और चौथा होता है पद्मश्री। तो पद्म विभूषण ये मिला है 6 जनों को, पद्म भूषण के लिए चुना गया 9 जनों को और पद्मश्री के लिए 91 व्यक्तियों को चुना गया है। तो टोटल अगर बात करें, टोटल पद्म पुरस्कार कितने लोगों को मिल रहा है, 106 को। और इन 106 में महिलाएं कितनी हैं, 19 हैं। और अगर बात करें कि मरणोपरांत कितने लोगों को मिल रहा है, मरणोपरांत मतलब उनकी डेथ हो गई उसके बाद उनको ये पद्म पुरस्कार मिल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति हैं 7। और यहाँ पे पद्म विभूषण की बात हो रही है प्रश्न में, तो पद्म विभूषण हमने कहा 6 लोगों को मिला है। अब वो 6 लोग कौन कौन है, एक है बालकृष्ण दोषी, मरणोपरांत मिल रहा है इनको, वास्तुकला के क्षेत्र में आर्किटेक्ट हैं ये, अभी इनके बारे में हमने पढ़ा भी था, इनका निधन हो गया। एक है जाकिर हुसैन, तबला वादक है ये, कला के क्षेत्र में मिल रहा है। एक है SM कृष्णा, पब्लिक अफेयर्स लोक मामलों के क्षेत्र में इनको मिल रहा है, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। एक है दिलीप महालनोबिस, मरणोपरांत मिल रहा है इनको भी चिकित्सा के क्षेत्र में, ORS का जनक इनको कहा जाता है। ORS की फुल फॉर्म क्या होती है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एक है श्रीनिवासन वर्धन, ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं। और एक है मुलायम सिंह यादव, मरणोपरांत मिल रहा है इनको, समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, निधन हो गया अभी इनका। तो ये व्यक्ति हैं जिन्हें मिल रहा है पद्म विभूषण। यहाँ पे जो सुधा मूर्ति ऑप्शन में लिख रहा है, इनको तो पद्म भूषण मिला है। लेखिका है ये, इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष भी है ये। इसके अलावा बाकी अगर आप लोग जानना चाहते हो कि पद्म भूषण कितने लोगों को और कौन कौन को मिला है, पद्मश्री कौन कौन को मिला है, तो इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने बना करके अपलोड कर दिया है। और वीडियो भी मात्र 10 मिनट का है। उस 10 मिनट के वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी इन पद्म पुरस्कारों से संबंधित, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आने के चांसेस हैं। तो उस 10 मिनट के वीडियो को आप जरूर से देखिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और अपनी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम्स डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 26 जनवरी को। तो हर साल 26 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस दिन सीमा शुल्क एजेंसियों की भूमिका और योगदान को याद किया जाता है। बात करेंगे इस बार की थीम क्या है, अगली पीढ़ी का पोषण, सीमा शुल्क में ज्ञान साझाकरण और पेशेवर गौरव की संस्कृति को बढ़ावा देना। आप जानते हो वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, वहीं पर है जहां पे नाटो का हेडक्वार्टर है, वहीं पर है जहां पे यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है, यानी कि ब्रुसेल बेल्जियम में है। अच्छा, एक प्रश्न अगर मैं आपसे पूछूं, आपको याद होगा वैसे हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, इन्होंने बताओ कहां पे राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय का उद्घाटन किया था, तो आंसर होगा गोवा में, और उसका नाम क्या रखा था, धरोहर। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया, DRDO दिवस भी मनाया। 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे होता है। 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस है, इस बार 17वें नंबर का है, इंदौर में मनाया। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया। 14 जनवरी को सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। 23 जनवरी पराक्रम दिवस, और अभी 24 जनवरी को आपने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया था। और अभी नेशनल वोटर डे आपने 25 जनवरी को मनाया, और पर्यटन दिवस भी आपने मनाया था 25 जनवरी को ही। तो ये सारे डेज आप याद रखना। वैसे इनका क्विज भी बना करके अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां जाकर के आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी हम बढ़ते आगे। तो 26 जनवरी के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट हमारे पास आ चुके हैं। इसमें टॉप 5 स्टूडेंट कौन कौन रहे, तो इसमें फर्स्ट नंबर पे है दृष्टि, सेकंड पे शिवरपन है, थर्ड पे है कार्तिक, फिर है सुभाष और फिर है दीपेश। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी अगर वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं इनका क्विज बना करके अपलोड किया जाता है आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन, ताकि आप इनका रिवीजन कर सको, इनकी प्रैक्टिस कर सको। साथ में 5-6 क्वेश्चन पुराने महीने के भी ऐड होते हैं,
ताकि पिछला वाला भी आपका रिवाइज होता हुआ चले, उनको आप भूलो नहीं। तो कहाँ मिलेगी क्विज? आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में मिलेगी, जिसका लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर भी कर देना। बढ़ते आगे। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि अभी हाल ही में किसने मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा बेन स्टोक्स ने। तो इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं बेन स्टोक्स, और अभी उन्हीं को मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा, इनके अलावा इंग्लैंड की ऑलराउंडर है नेट साइवर, और इन्होंने आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जीती है। नेट साइवर, इनको महिला वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। इनके अलावा पाकिस्तान के बाबर आजम को मेंस ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जिसे कहते हैं सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी। अच्छा, एक बार मैं आपको सारे अवार्ड्स बता देता हूं, यहाँ पे उनकी लिस्ट भी लगा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हमने कहा सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है बाबर आजम ने, पाकिस्तान के हैं ये। रचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी जीती है नेट साइवर ने, इंग्लैंड की है। और पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को। वहीं पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है बाबर आजम को, और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है नेट साइवर को। जबकि पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है सूर्य कुमार यादव ने। वहीं महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया ताहलिया मैकग्रॉ को, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। मेंस इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? मार्को जॉनसन को, ये साउथ अफ्रीका के हैं। जबकि महिला इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भारत के रेणुका सिंह को चुना गया। मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है गेरहार्ड रास्मस को, ये नामीबिया से है। वहीं महिला एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये चुना गया है भारत की ईशा ओझा को। और ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ये किसने जीता है? आसिफ शेख ने जीता है, ये नेपाल से है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखना आप। हम बढ़ते आगे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी को अपना 53वां स्थापना दिवस मनाया है। एक्चुअली में 1971 में इसी दिन हिमाचल प्रदेश भारत का 18वां राज्य बना था। अब बात हिमाचल प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। अच्छा, सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश को देखो, ये किस किस पड़ोसी राज्यों से सीमा बनाता है। तो जम्मू कश्मीर, ऊपर ही हो जाएगा लद्दाख, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, और उत्तर प्रदेश से ये अपनी सीमा साझा करता है। और इसकी 2 कैपिटल आपको मिलेगी। शिमला इसकी समर कैपिटल है, धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। लोकसभा सीटें यहाँ पे कितनी है? 4 है। राज्यसभा सीटें हैं 3, और विधानसभा सीटें हैं 68। मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू है। और गवर्नर कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और हमने कहा था कि मुख्य रूप से यहाँ पे आपको 3 दर्रे मिलेंगे। दर्रे मतलब माउंटेन पास। एक है शिपकिला दर्रा, और यहीं से हिमाचल प्रदेश में कौन सी नदी प्रवेश करती है? सतलुज नदी। एक रोहतांग दर्रा है, यहाँ पे एक सुरंग भी बनाई गई है, कौन सी? अटल सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, और यहीं से व्यास और रावी नदी यहीं से निकलती है। और एक है वाडलाचला दर्रा, यहाँ से चंद्र और भागा नदी निकलती है, जो आगे जाकर के मिल जाती है, और जब वो जम्मू कश्मीर में जाती है तो उसे चेनाब नदी कहा जाता है। कौन कौन से प्रमुख बांध डैम आपको मिलेंगे? यहाँ पे पौंग डैम आपको मिलेगा, ये व्यास नदी पर है, याद रखना। इसे महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहा जाता है। व्यास नदी पे यहाँ पे आपको पंडोह बांध भी मिलेगा। एक भाखड़ा नांगल डैम आपको मिलेगा, कौन सी नदी पे है? सतलुज नदी पे। एक चमेरा बांध आपको यहाँ पे मिलेगा, रावी नदी पर है। और नाथपा झाकरी परियोजना भी आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी, सतलुज नदी पर। कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स की अगर बात करें तो चंबा रुमाल, इसको जीआई टैग मिला है। कांगड़ा पेंटिंग हो गई, कुल्लू शॉल हो गई, अभी पिछले साल चंबा चप्पल और लाहौली बुने हुए मौजे और दस्तानों को जीआई टैग मिला था, ये हिमाचल प्रदेश के हैं। और यहाँ पे एक स्थान है, कौन सा? डलहौजी, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं यहाँ पे, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, पिन वैली नेशनल पार्क हो गया, इंदर किला नेशनल पार्क हो गया, किरगंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क हो गया। स्टेट सिंबल की बात करें तो राज्य पशु हिम तेंदुआ है, यानी कि स्नो लेपर्ड, याद है ना आपको, लद्दाख का भी यही है। राजकीय पक्षी है जुजराना, जिसे वेस्टर्न ट्रेगोपेन भी कहा जाता है। राजकीय वृक्ष देवदार का है, और राजकीय फूल गुलाबी बुरांश कहते हैं।
अंग्रेजी में आप इसे पिंक रोडोडेंड्रॉन कह सकते हो। एक फगली फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है, वो भी ध्यान रखना। और चामुंडा देवी टेम्पल भी आपको यहीं पे मिलेगा। कुछ लोक नृत्य हैं। एक तो नाट्य आप याद रखना, बड़ा फेमस है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, नाट्य नृत्य, इसका संबंध हिमाचल प्रदेश से है। एक डांगी हो गया और एक छपेली नृत्य भी आप ध्यान रखो। तो ये तो हिमाचल प्रदेश के स्टैटिक पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिए। अब कुछ करंट अफेयर्स का भी रिवीजन कर लेते हैं जो हमने हिमाचल प्रदेश से पढ़े हैं। जैसे कि अभी आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश ने किस वर्ष तक पहला ग्रीन प्रदेश बनने का लक्ष्य रखा, तो आंसर होगा 2025। आपको याद है स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया, वह हिमाचल प्रदेश से थे। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की मदद के लिए हिम कैड योजना शुरू की है। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य भी बना है। ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। और दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र आपको यहीं पे मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। कौन सा स्थान है वो? ताशगिंग। अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बाईबैक योजना इसने शुरू की थी। नारी को नमन योजना शुरू की थी। और दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही है। दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी आपको यहीं पे मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, जो काजा स्थान है वो। देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ शुरू होती है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में। और देश का पहला स्की पार्क बनेगा हिमाचल प्रदेश के शिमला में। अच्छा, लास्ट टाइम जब मैंने आपको हिमाचल प्रदेश रिवाइज करवाया था तब कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि इतना सारा हम कैसे याद करेंगे, कैसे लिखेंगे। तो मैंने उनको पर्सनली कमेंट लिख करके बताया था कि देखो अगर हो सकता है तो आप लिख लो, वरना जब भी हिमाचल प्रदेश आएगा मैं इसी तरह से आपको बार बार रिवाइज कराऊंगा। बस शर्त इतनी सी है कि आपको कॉन्टिन्यूटी बना करके रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जब मैं चीजें रिपीट कर रहा हूं तो जो पॉइंट आपको याद होते चले उनको आप बोला भी करो अपने आप से, तो ये चीजें आपको याद होती चलेंगी। और अगर वीडियो पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और इसे सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य में उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो अभी चंडीगढ़ के जो प्रशासक हैं, क्योंकि चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, यानी कि इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और वो पंजाब के राज्यपाल भी हैं, कौन? बनवारी लाल पुरोहित। अभी उन्होंने उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना का उद्घाटन किया। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। और इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2000 KWP। KWP यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है किलोवाट पीक। अच्छा, वैसे आप जानते हो कि भारत की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना ये कहाँ पे स्थापित होगी? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में ओमकारेश्वर बांध पर, जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना? गुजरात का मोढेरा गांव। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहां पे किया गया था? गुजरात के गांधीनगर में। अगर आपसे पूछे कि पूरी तरह से हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। लेकिन पूछे अगर आपसे कि अदानी ग्रीन ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पे शुरू किया? राजस्थान के जैसलमेर में। अच्छा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल के किन के नाम पे कर दिया गया? भगत सिंह जी के नाम पे। और भारतीय वायुसेना का हेरिटेज सेंटर कहां पे बनेगा? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी वर्ष 2020 में जैविक खेती के विस्तार में भारत किस स्थान पर रहा? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो भारत वर्ष 2020 में जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के विस्तार के मामले में तीसरे स्थान पे आ गया है। और सबसे ऊपर कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग कहां पे होती है? अर्जेंटीना में। दूसरे नंबर पे उरुग्वे और तीसरे नंबर पे भारत। अच्छा, मान लो अगर आपसे एग्जामिनर प्रश्न पूछे कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? तो आंसर होगा लक्षद्वीप। वहीं अगर पहला राज्य पूछेगा तो आंसर करना सिक्किम। और अभी देश का पहला जैव गांव बायो विलेज वाला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा त्रिपुरा। और इस गांव का नाम है दसपारा गांव। तो ये पॉइंट्स भी आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में अमूल का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो आंसर होगा श्यामल भाई बी पटेल को। एक्चुअली में देखो, ये गुजरात की एक कंपनी है जिसका नाम है GCMMF, मतलब गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ, और उसी के अध्यक्ष बने हैं श्यामल भाई बी पटेल। और इसी कंपनी के कई प्रोडक्ट्स आते हैं, उसी में एक है ये अमूल। बाकी अभी
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ बने सुंदररमन राममूर्ति। एशियाई डाक संघ के महासचिव बने विनय प्रकाश सिंह। और नागरिक विमानन महानिदेशालय के प्रमुख बने विक्रम देव दत्त इनका नाम है। तो ये ध्यान रखना, पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए अभी किसने गणतंत्र दिवस 2023 में पहली बार झांकी दिखाई है? तो आंसर होगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो गणतंत्र दिवस 2023 में नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड ने पहली बार झांकी दिखाई है। अच्छा, इस बार गणतंत्र दिवस पे क्या क्या चीजें हुई जो पहली बार हुई है? तो अग्निवीर भी पहली बार परेड का हिस्सा रहे और पहली बार बीएसएफ की महिला सवार ऊंट टुकड़ी ने हिस्सा लिया। राजपथ का आप नाम जानते ही हो, कर्तव्य पथ कर दिया गया। और पहली और आखिरी बार हमारा युद्धक विमान है IL-38, इसने भी हिस्सा लिया। और दिल्ली पुलिस का महिला पाइप बैंड भी पहली बार इसमें शामिल हुआ। इस बार ये 74वां गणतंत्र दिवस हमने मनाया। और चीफ गेस्ट कौन थे? मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतेह अल सीसी उनका नाम है। अब हम क्या करेंगे, कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे और होमवर्क प्रश्न देख के सेशन को एंड करेंगे। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया? तो आंसर होगा 25 जनवरी को। फिर आपसे पूछा अभी किसे ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। फिर आपसे पूछा कि कहाँ दुनिया का सबसे लंबा कैलीग्राफिक म्यूरल का निर्माण किया गया? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। फिर आपसे पूछा कि भारतीय नौसेना का प्रमुख समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो आंसर होगा हिंद महासागर में। फिर आपसे पूछा था कि देश में महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा यूविन। अगला प्रश्न है कि आईसीसी के द्वारा घोषित आईसीसी की मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो आंसर होगा ऋषभ पंत। फिर आपसे पूछा था कि पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। फिर आपसे पूछा कि पहली बार किसकी ऊंट टुकड़ी महिला प्रहरी की महिला कर्मी गणतंत्र दिवस 2023 में भाग ले रही है? तो आंसर होगा बीएसएफ की महिला ऊंट टुकड़ी। अगला प्रश्न क्या है कि अभी ULPIN को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में शुरू किया गया? तो आंसर होगा लद्दाख। और फिर आपसे पूछा था कि टाटा ट्रस्ट के CEO कौन बन गए? तो सिद्धार्थ शर्मा बन गए। तो गाइज, तो अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता था जिनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा डॉक्टर टेहमटन उदयवाड़िया को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है और इन सभी क्वेश्चन का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। वहीं पे इनका PDF भी आपको मिल जाएगा। सो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।